नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे डीसी जनरेटर की क्लासेस स्टार्ट की गई थी और आप जानते हैं कि डीसी जनरेटर का 1 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया है और आज जो है सेकंड पार्ट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो डीसी जनरेटर है फ्रेंड, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि इसका काम क्या होता है। डीसी करंट को उत्पन्न करना होता है। डीसी जनरेटर को दूसरा नाम जो दिया जाता है वो जनरेटर का नाम दिया जाता है। और डीसी जनरेटर के जो पार्ट होते हैं फ्रेंड, वो आपको मालूम होना चाहिए। उसके जो है कम्यूटेटर पार्ट होते हैं जो करंट को प्रवाहित करता मतलब भेजता है या करंट उत्पन्न करने का काम करता है। ये सारे पार्ट आपको देखने को मिलेंगे जो है डीसी जनरेटर में। कार्बन ब्रूस हो गया, जो है बहुत से ऐसे पार्ट हैं जो आपको डीसी जनरेटर में मिलेंगे। तो हम लोग आगे देखेंगे कि डीसी जनरेटर है क्या, डीसी जनरेटर के कितने पार्ट होते हैं, डीसी जनरेटर का कार्य क्या होता है, सारा कुछ हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे और एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि डेली रात 8 PM पर जो है आप लोगों के लिए क्लासेस स्टार्ट की गई हैं। तो इस क्लास को आप लोग देखें और जितने भी बच्चे जुड़े हैं मैं उन सभी से कहना चाहूँगा, मात्र 21 रुपये में आप लोग के लिए टेस्ट दिया गया है। जो टेस्ट का अगर देखा जाए तो अनलिमिटेड टेस्ट दिया जाएगा आप लोग को, जिसमें आपका रैंक बताएगा और कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया था, कितने नंबर पे आप आ रहे हैं। और वहाँ पे टेक्निकल प्लस कंप्यूटर के सभी नोट्स मतलब आप टेस्ट देखने को पाएंगे, जिसमें आपको मिक्स और टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जो भी बच्चा टेस्ट देना चाहता है वो ऐप में जाए, ऐप का लिंक नीचे दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट दे सकता है। बिहार PCL और यूपी PCL, ट्यूबवेल ऑपरेटर सभी के लिए टेस्ट अवेलेबल हैं। जाके मात्र 21 रुपये में जो है 2 साल का टेस्ट है, आप दीजिए और अपना स्कोर चेक कीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें फर्स्ट नंबर पे पूछा क्या गया है कि डीसी मशीनों में आर्मेचर लेमिनेशन की सामान्य मोटाई कितनी रखी जाती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि ऑप्शन में क्या दिया गया है, 5 मिलीमीटर, बी में जो है 0.5 मिलीमीटर, सी में 0.05 मिलीमीटर और डी में 0.005 मिलीमीटर। तो आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे जो है मशीनों में आर्मेचर की बात की जा रही है। ये आर्मेचर होता क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है। तो आगे हम लोग बात करेंगे इसकी मोटाई कितनी होती है और फिर आगे इसके बारे में सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, आर्मेचर जो होता है फ्रेंड, ये क्या उत्पन्न करता है, ये करंट उत्पन्न करता है। ठीक है, करंट उत्पन्न करता है। आप लोगों ने सुना होगा या कभी भी आप बाइक 2 व्हीलर बनवाने गए होंगे तो वहां पे आपसे कभी क्या होता है, जब आपका बाइक या 2 व्हीलर करंट उत्पन्न नहीं करता है या करंट नहीं बताता, जब आप सेल्फ मारते हैं या फिर किक मारते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, करंट नहीं बताता है। तो जो बनाने वाला मिस्त्री होता है या फिर जो भी होते हैं वो आपको क्या बताते हैं कि वो ये बताएंगे कि आपका जो आर्मेचर है वो करंट नहीं दे रहा है। तो आर्मेचर जो होता है फ्रेंड, वो इंजन में पाया जाता है और ये गोले टाइप से होता है। ठीक है, गोले टाइप से होता है, जिसमें जो है क्या होता है, उसमें जो है कॉपर के जो है ऐसे कॉइल करके भरा जाता है। ठीक है, कॉइल करके भरा जाता है। और ये जो आर्मेचर होता है फ्रेंड, ये क्या होता है, ये इस मशीन के अंदर जो है रोटेट करता है। ठीक है, घूमता है। और आप जानते हैं जब ये घूमता है तो ये घूमने की जो दिशा होती है वो चुंबक के रूप में होती है। ठीक है, चुंबक के रूप में, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, EMF कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो ये जब घूमेगा, एक दूसरे से रोटेट करेगा, तो यहाँ पे करंट पैदा होता है। जब करंट पैदा होता है तभी जाके हमारी बाइक या कोई भी जो है आप ऐसा कर सकते हैं कि जो करंट से चलने वाला मतलब आपके साधन कह सकते हैं, करंट से चलने वाला साधन होता है, वो रोटेट करता है और आर्मेचर के द्वारा ही करंट उत्पन्न करता है। तो आर्मेचर में जो कॉइल प्रयोग की जाती है, बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि कुंडलन, ठीक है, कुंडलन मतलब वाइंडिंग जो की जाती है वो किस धातु की बनाई जाती हैं, जो वायर होता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है फ्रेंड, वो कॉपर होता है, वो कॉपर होता है। कॉपर का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जो हमारा करंट होता है
वो अस्थायी रूप से दे और फुल करंट दे। आप जानते हैं कि जब भी हमारी बाइक या कोई साधन जो चलने का जब काम करता है तो उसको फुल करंट मिलना चाहिए, तभी वो क्या होगा, वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए कि वो गति पर कार्य करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो मेन इसमें जो कार्य होते हैं वो आर्मेचर के होते हैं। अब इसकी बात की जा रही लेमिनेशन की सामान्य मोटाई कितनी रखी जाती है, तो लेमिनेशन जो उसको ऊपर परत चढ़ाने का काम करता है, ठीक है, परत चढ़ाने का काम करता है, उसकी मोटाई पूछी जा रही है। तो यहाँ पे आपको जो ध्यान देना है वो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो ए में क्या दिया है 5 मिलीमीटर, बी में 0.5 मिलीमीटर, सी में 0.05 मिलीमीटर, डी में 0.005 मिलीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमको जो है बहुत जगह पे 0.35 से 0 आप कह सकते हैं कि 50, मतलब 0.50 भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा रहा है वो बी ऑप्शन जा रहा है। बी ऑप्शन पे क्या दिया गया है 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, ये सामान्य इसकी मोटाई होनी चाहिए, लेमिनेशन की मोटाई पूछी गई है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आर्मेचर का मतलब क्या होता है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। उसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा गया है ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा जो है जी, तो यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है कि डीसी मशीनों में फील्ड कुंडलन सामान्यतः किसकी बनी होती है। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो हमारी वाइंडिंग होती है वो किस मटेरियल की बनी होती है। ठीक है, अगर आपको नहीं विश्वास है तो ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुंडलन की बात की है, देख लीजिए आपके सामने कुंडलन, और ये देखिए कॉपर। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे जिससे कि आप लोगों के मन में जो भी सवाल हों वो सारे क्लियर हो सकें। ठीक है, तो डीसी मशीनों में फील्ड कुंडलन, यहाँ पे कुंडलन रहेगा, कुंडलन सामान्यतः किसकी बनी होती है। तो देखिए ए में स्टील दिया है, बी में तांबे या कॉपर, सी में कार्बन, डी में कास्ट लोहा, जिसे हम लोग कास्ट आयरन भी बोल सकते हैं। कास्ट लोहा को कास्ट आयरन भी कहते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो स्टील जो होता है फ्रेंड, इसका प्रयोग हम लोग जो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। ठीक है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि उस जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है जहां पे जंग आदि न लगे, मतलब इसका प्रयोग हम लोग उस स्थान पे मतलब उस धातु को बनाने के लिए करते हैं जिसमें जंग न लगे। जैसे ऑपरेशन के जो भी कार्य किए जाते हैं, जहाँ पे जो चाकू या आप कह सकते हैं जो कटिंग का जो भी कार्य करते हैं वो सभी जो है स्टील के होते हैं। ठीक है, आप भी जानते हैं कि अगर ये मतलब स्टील का नहीं होगा और जंग लगे चीज़ों से करेंगे तो जो भी ऑपरेशन किए जाएंगे, जिस भी इंसान के किए जाएंगे, वो तो जंग से ही मर जाएगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो है कार्बन जो होता है ये परसेंटेज मात्रा को डिसाइड करता है कि कितने परसेंट पे हमको मिलाना है। जैसे कि कास्ट आयरन में जो कार्बन की मात्रा होती है वो 1.4 से 4.5% होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और एग्जाम में बहुत बार ही पूछ लेता है कि कार्बन की जो मात्रा सबसे ज्यादा होती है वो किस में होती है, तो कास्ट आयरन में होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर पूछे कि सबसे कम कार्बन की मात्रा किस में होती है तो वो रॉट आयरन में होता है, रॉट आयरन। ठीक है, रॉट आयरन एक ऐसा पदार्थ होता है, मटेरियल होता है जो कार्बन की मात्रा बहुत कम होता है, और ये जो आयरन होता है, ये लोहा होता है, ये बहुत ही मजबूत लोहा और टिकाऊ लोहा होता है, ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे बात की जा रही है तांबे की, तो तांबे यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब कॉपर हमारा सही होगा। ठीक है, कास्ट आयरन का प्रयोग हम लोग जो है क्या करते हैं, डीसी जनरेटर के जो भी इंजन होते हैं उसकी बॉडी बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। डीसी जनरेटर की बॉडी पूछ लेता है किस मटेरियल का बना होता है, तो कास्ट आयरन का होता है। क्यों कास्ट आयरन बनाया जाता है, ये भी पूछने वाली बात होती है।
तो देखिए इसलिए बनाया जाता है कि ताकि जब भी इसमें कंपन की गति हो, आप जानते हैं कि जब भी हमारा जनरेटर चलता है तो उसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, धड़कन बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको सहन करने के लिए कास्ट आयरन का बनाया जाता है, जिससे कि क्या हो कि वो टूटे ना फूटे ना, इसी वजह से जो है कास्ट आयरन का बनाया जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा तांबे या कॉपर हमारा यहाँ पे सही होगा, मतलब हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर पे कि डीसी मशीनों में घर्षण हानियां निर्भर करती हैं। कहने का मतलब ये होता है कि डीसी मशीनों में घर्षण हानियां निर्भर करती हैं। तो ए में देखिए धारा पर, बी में वोल्टता पर, सी में गति पर, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि डीसी मशीनों में जब भी घर्षण हानियां होंगी वो किसके कारण हो सकती हैं, धारा करंट पर या फिर वोल्टता पर या फिर गति पर। तो आपको मालूम होगा फ्रेंड, जब भी हमारा, अभी मैंने आपको बताया था कि जो आर्मेचर होता है वो रोटेट जब भी करता है तो वो एक दूसरे से जो है यहाँ पे घर्षण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या होगा, वो गति पे होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारी कोई साधन या कोई टू व्हीलर जो भी होता है वो जब भी गति पर होगा तो वहां पे फुल इसका करंट का मात्रा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी ऑप्शन पे क्या दिया है, गति पर। ठीक है, धारा क्या होता है फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये करंट के प्रवाह को निर्देशित करता है, करंट को भेजने का काम करता है धारा जो होता है। वोल्टता क्या होता है, वो आपके रेटिंग को बताता है कि कितने वोल्टेज में पावर सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है सी ऑप्शन सही होगा, गति पर हमारा ऑप्शन सही होगा। जब भी हमारा डीसी मशीन घर्षण हानियां होंगी तो वो गति पर ही होंगी। ठीक है, इसलिए कि उसमें घर्षण हो रहा है, मतलब गति हो रही है, तभी उसके अंदर गति घर्षण पैदा हो रहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। जब भी गति होगा तो उसमें घर्षण पैदा होगा, मतलब एक दूसरे से वहां पे टच में होंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर पे क्या बोला गया है कि डीसी मशीनों में कम्यूटेटर कार्बन ब्रशों की संख्या निर्भर करती है। मतलब हमारा डीसी मशीनों में कम्यूटेटर कार्बन ब्रशों की संख्या निर्भर करती है आर्मेचर गति पर या वाइंडिंग के प्रकार पर या वोल्टता पर या आर्मेचर धारा की मात्रा पर। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे कम्यूटेटर में कार्बन ब्रशों की संख्या निर्भर करने की बात की गई है। तो आर्मेचर की गति पर क्या होता है, इसमें इससे कोई मतलब नहीं। वाइंडिंग के प्रकार मतलब ये होता है कि उसको वाइंडिंग किस रूप में दी गई है, ये जरूरी होता है। वोल्टता भी मैंने आपको बताया है, ये रेटिंग से संबंधित होता है। और यहाँ पे अब बात की जा रही आर्मेचर धारा की मात्रा पर। देखिए आर्मेचर गति पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे धारा करंट मैंने आपको, देखिए आपको पहले ही मैंने बता दिया था, आपको मालूम होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं पहले ही क्लियर किया था। यहाँ पे देखिए जो है करंट, देख लीजिए, ये आपको मालूम हो गया होगा। ठीक है, मैंने करंट की मात्रा बताया था, फुल करंट जो है। तो यहाँ पे जो आपके सामने एक एक चीज़ों को समझाया जा रहा है जिससे कि आपके माइंड में कोई भी सवाल ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आर्मेचर धारा की मात्रा पर मतलब करंट पर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक एक चीज़ों को मैं आप लोग के सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि डीसी मशीनों में कम्यूटेटर कार्बन ब्रशों की संख्या जब निर्भर करती है तो वो आर्मेचर धारा की मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है, करंट पर निर्भर करता है, तभी हमारा क्या होता है, ये गति करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, 4th नंबर का। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 नंबर पे क्या पूछा गया है कि डीसी जनरेटर में फ्लैशिंग का अर्थ होता है। मतलब डीसी जनरेटर में फ्लैशिंग का अर्थ क्यों होता है, ये पूछा गया है।
ए में अवशिष्ट चुंबकत्व नष्ट होना, बी में डिस्ट धारा स्रोत से अवशिष्ट चुंबकत्व प्राप्त करना, या सी में अतिरिक्त टर्नों से फ्लक्स घनत्व बढ़ाना, या डी में उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे अगर हम देखें फ्रेंड, तो डीसी जनरेटर में यहाँ पे 5 नंबर पे डीसी जनरेटर में फ्लैशिंग का अर्थ क्यों होता है, इसका मतलब क्या है, फ्लैशिंग का अर्थ क्या है। तो देखिए ए में दिया है अवशिष्ट चुंबक नष्ट करना। तो फ्रेंड आप जानते हैं अगर ये मैग्नेटिक ईएमएफ अगर नष्ट कर देगा तो हमारा जो करंट होगा वो बढ़ेगा या घटेगा, ये आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। और एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर लें। मैंने आपको बताया नहीं स्टार्टिंग में कि जो हमारा लाइक का टारगेट होता है वो 10 लाइक होता है, ठीक है। तो अवशिष्ट चुंबकत्व तो नष्ट होना ये क्या होता है, ये गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, नष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ईएमएफ जो उत्पन्न होता है वो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन से होगा, मतलब यहाँ पे दिष्ट धारा स्रोत से अवशिष्ट चुंबकत्व प्राप्त करना। जी हाँ, यही ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। हम लोग डीसी जनरेटर में जो फ्लैशिंग का अर्थ होता है वो दिष्ट धारा स्रोत से अवशिष्ट चुंबकत्व प्राप्त करना, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसलिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि इसका काम ईएमएफ का होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। इसी वजह से मतलब हमारा जो है ये ईएमएफ जरूरी होता है, ना कि नष्ट करना होता है। अब देखिए 6 नंबर पे क्या बोला गया है कि 6 नंबर पे डीसी मशीनों में सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाला भाग है। ये क्वेश्चन जो है बीएसएनएल, ठीक है, बीएसएनएल जेई जूनियर इंजीनियर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपको ध्यान देना है। आप लोगों को मैं जेई लेवल के भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करा रहा हूं, जिससे कि एग्जाम में आप लोगों को जब भी ये सारे क्वेश्चन देखने को मिले तो आप लोग वहां पे अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएं, ठीक है। तो डीसी मशीनों में सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाला भाग है फील्ड, आर्मेचर, कम्यूटेटर या सॉफ्ट। तो देखिए यहाँ पे आर्मेचर जो होता है वो क्या होता है, वो करंट पैदा करता है, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। कम्यूटेटर क्या होता है, ये भी करंट का रूप ही देता है, ठीक है, ये भी डीसी मशीन में आता है। सॉफ्ट क्या होता है फ्रेंड, ये एक घुंडी काम करता है। जैसे ये हमारा एक बियरिंग है, एक दूसरा बियरिंग है, तो इसके बीच में जो घूमने का काम करता है, इन दोनों को रोटेट करता है, वो कौन करता है, वो सॉफ्ट ही करता है, सॉफ्ट जिसे बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अधिक गर्मी सहन करने वाला भाग कौन सा होता है, वो फील्ड होता है, ठीक है। जैसे ये हमारा आर्मेचर है और इसके बीच में जो भी गर्मी उत्पन्न हो रही है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, तो इसको जो सहन करता है वो क्या होता है, वो फील्ड होता है, ठीक है। फील्ड ही इस गर्मी को सहन करता है। तो यहाँ पे हमारा जो है क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। डीसी मशीनों में सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाला भाग हमारा फील्ड होता है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है 6 नंबर का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th में क्या पूछा गया है कि डीसी मशीनों में या मशीन में क्रांतिक प्रतिरोध संबंधित है। क्रांतिक प्रतिरोध मतलब यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस की बात की जा रही है, आपको मालूम होना चाहिए। तो ए में देखिए क्या दिया गया है, फील्ड कुंडलन, बी में आर्मेचर कुंडलन, सी में इंटरपोल कुंडलन, डी में कंपनसेटिंग कुंडलन, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि डीसी मशीनों में जो क्रिटिकल प्रतिरोध होता है, क्रांतिक प्रतिरोध से संबंधित होता है, वो हमारा अगर हम देखें तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा, फील्ड कुंडलन होगा, ना कि आर्मेचर होगा या इंटरपोल कुंडलन या कंपनसेटिंग कुंडलन होगा, ठीक है। कंपनसेटिंग क्या होता है, ये धड़कन उत्पन्न करता है, ठीक है, वाइंडिंग में उसको बोला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी मैंने ये सारा आपको बता ही दिया है, आपको मालूम हो ही गया होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला गया है
कि डीसी जनरेटर या डीसी जनरेटर है या क्या है। ठीक है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। डीसी जनरेटर क्या है, ठीक है। ये ए में क्या दिया है, ए में दिष्टकारी, बी में घूर्णीय प्रवर्धक जिसे हम लोग रोटरी एम्पलीफायर बोलते हैं, सी में शक्ति पंप बोलते हैं, डी में प्राइम मूवर बोलते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा डीसी जनरेटर होता है वो क्या होता है, वो रोटरी एम्पलीफायर, ठीक है, रोटरी एम्पलीफायर या घूर्णीय प्रवर्धक होता है। ये घूर्णन करता है, तभी क्या होता है, ये करंट उत्पन्न करता है। ठीक है, तभी ये करंट उत्पन्न करता है। तो यहां पे हमारा जो है क्या होगा, घूर्णीय प्रवर्धक, मतलब बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th नंबर देखिए क्या पूछा गया है कि एक डीसी में उत्पन्न ईएमएफ शून्य है तब अवशिष्ट चुंबकत्व होगा। ये चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं। ठीक है, एक डीसी मशीन में उत्पन्न ईएमएफ तब अवशिष्ट होगा जब क्या होगा, अवशिष्ट चुंबकत्व होगा, शून्य, कम, उच्च या इनमें से कोई नहीं। ये चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन को आप लोग को बता ही दिया था कि एक डीसी में जो उत्पन्न ईएमएफ होगा वो अवशिष्ट और चुंबकत्व क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आज मैं आप लोगों के सामने होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूं। इसका आंसर आप जब नेक्स्ट मैं क्लास लेके आऊंगा नेक्स्ट डे, तो उसमें आप लोग जो है ऑप्शन करके बताइएगा कि 9th का जो हमने आपको होमवर्क में दिया था उसका क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ए, बी, सी या डी। ठीक है, ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और आज की क्लास कैसी लगी एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर रखें ताकि आने वाले समय में आपको हर एक क्लास मिल सके। और फ्रेंड, अब हम लोग बात करते हैं कोर्स के बारे में। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे कोर्स के बारे में वो रुकेंगे, जो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं हैं वो जा सकते हैं। देखिए, कोर्स आप लोग को, अगर आप लोग बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तैयारी करना चाहते हैं तो 799 में आप लोग के लिए फुल कोर्स दिया गया है, आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। या यूपीपीसीएल या फिर ट्यूबवेल ऑपरेटर के जो भी बच्चे हैं, अगर यूपीपीसीएल के हैं तो उनको भी 799 रुपये में कोर्स फुल दिया गया है। ट्यूबवेल ऑपरेटर का भी ऑफर चल रहा है 999 में, वो सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी बच्चे टेस्ट देना चाहते हैं तो उनके लिए मात्र 21 रुपये में जो है टेस्ट रखा गया है। और ये 2 सालों के लिए रखा गया है टेस्ट की बात की जाए तो अनलिमिटेड टेस्ट आपको मिलेंगे इसमें। ये नहीं कि आपको 100 मिल गए, 50 मिल गए, अनलिमिटेड टेस्ट मतलब 2 सालों तक आपको टेस्ट यहाँ पे देना है। ठीक है, और आप अच्छे से सारे टेस्ट को दे सकते हैं जिसमें आपको CCC के मतलब कंप्यूटर के क्वेश्चन मिलेंगे, टेक्निकल के टॉपिक वाइज मिक्स सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ट्यूबवेल ऑपरेटर या फिर बिहार पावर या फिर यूपीपीसीएल, इन तीनों के लिए टेस्ट अवेलेबल हैं। ऐप का लिंक नीचे दिया गया है, ऐप को सभी लोग डाउनलोड करके जाके वहां से टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, और आप सभी से मैं कहना चाहूंगा अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। बाकी आप लोग को वहां पे थ्योरी से लेकर एमसीक्यू सारे क्लासेस आप लोग को देखने को मिलेंगे। आप लोग जो है कोर्स को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।